हमने परसों क्या किया था, राइज और लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। हमने एक कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर हमने एक ट्यूब को रख लिया था, है ना। ये हमने कंटेनर में ट्यूब रखी यहाँ तक, पानी का लेवल ये परसों में बना गया था, इसको और तुम्हें भेज भी दिया है, तो इसलिए टेंशन मत लेना कि ये क्या करवा रहे, ये लिखने की दिक्कत नहीं है इसमें हमें। हमने जो लिक्विड लिया था उसका शेप ऐसा बनाया था, मतलब हमने पानी ले लिया बेसिकली ऐसे समझो, ठीक है। अब होता क्या है, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ यहाँ पर और इसको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ऐसे। परसों आपने एक्सेस प्रेशर पढ़ा, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला एक साइड है लिक्विड ड्रॉप कितना पड़ा था 2s/r, और ये किस तरफ होता है, विद इन द लिक्विड, कनकेव साइड होता है। अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं जस्ट अबव द सरफेस एंड जस्ट बिलो द सरफेस, या 2 पॉइंट्स लेता हूँ, परसों में करवा दूँ अगर हमने एक पॉइंट जस्ट बिलो और जस्ट अबव ले लिया है यहाँ पर, तो एक लेवल पर तो प्रेशर एक सही होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, लिक्विड का प्रेशर तो है नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल एयर के पास ही ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर क्या पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चल रहा है। तो एक ही लेवल पर प्रेशर ऑलमोस्ट, क्योंकि ये जो 2 पॉइंट्स हम ले रहे हैं ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर और सरफेस के बिल्कुल नीचे ले लिया, तो प्रेशर एक सा होना चाहिए। यहाँ प्रेशर भी P होना चाहिए और यहाँ प्रेशर भी P ही होना चाहिए। लेकिन एक और चीज है, ये क्या पढ़ा था हमने, एक्सेस प्रेशर। इस कनकेव साइड पर ये एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ P + 2s/r, और यहाँ सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, हमने इसको ऐसा ना लिख के कैसे लिख दिया था कि इस साइड P ले लो, इस साइड P में से, कुछ कम तो बात तो एक ही, आप ऐसा भी बना लो। इतना तो समझ में आया कि जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पर प्रेशर कम है, लेकिन प्रेशर एक लेवल पर एक सा होना चाहिए। अगर एक ही पॉइंट पर प्रेशर एक सा होना चाहिए, तो ये लिक्विड क्या करता है, इसको बैलेंस करने के लिए लिक्विड ऊपर राइज कर जाता है। जब ये लिक्विड ऊपर राइज करेगा तो ट्यूब के अंदर ये लिक्विड भर गया यहाँ पर, और ये इतनी सारी इस हाइट का लिक्विड ऊपर चढ़ गया। अब ये लिक्विड क्या करेगा, नीचे को प्रेशर लगाएगा। कौन सा प्रेशर लगाएगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, क्या लगाएगा, h-ρg। ये कितना बना होगा h-ρg, जितनी कमी हम रह गई, कितनी कमी रह गई, ये जो 2s/r की कमी थी, उसको कंपनसेट करने के लिए ट्यूब में लिक्विड ऊपर चला गया, ताकि चलो अच्छा इतना प्रेशर यहाँ कम आ रहा है तो मैं प्रेशर को बराबर करने के लिए ऊपर चला जाता हूँ, तो लिक्विड ऊपर चला गया, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो बिल्कुल वैसा ही हो गया जो दोनों पॉइंट पर एक सा हो गया। अब जस्ट अबव द सरफेस एंड जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड प्रेशर एक जैसा हो गया, तो ये 2s/r किसके बराबर आ गया, h-ρg। लिखने की जरूरत नहीं, मैंने भेज दिया आपको, ठीक है ना। कहाँ पर, क्योंकि कनकेव साइड पर एक्सेस प्रेशर होता है, अभी तो पढ़ा था हमने उस दिन, तुम थे नहीं क्या उस दिन, ये जो बनाया था हमने, ये उस दिन नहीं, तो फिर कोई तो इस साइड कनकेव साइड पर प्रेशर हमेशा ज्यादा मिलेगा आपको, चाहे ये ऐसा सरफेस हो मेनिस्कस का, चाहे ऐसा हो कैसा। एक्सेस प्रेशर हमेशा किस साइड मिलेगा, कनकेव साइड। ड्रॉप में हमने कितना लिया था, 2s/r, याद कर लो साथ साथ। अगर कोई बबल होता है तो उसमें कितना होता है, 4s, और अगर बबल एयर में हो तो पानी में फिर 2s, ये हमने कर दिया था। आगे चल सकता हूँ, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, उसको आगे चल रहा हूँ, मैथमेटिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, प्रेशर इक्वल हो नहीं गया, इक्वल क्यों होता है, यहाँ पर ये पॉइंट सरफेस के जस्ट ऊपर, ये पॉइंट सरफेस के जस्ट नीचे, ज्यादा डिफरेंस तो है ही नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसके ऊपर केवल हवा ही हवा है, और हवा का दबाव एक लेवल पर तो एक सा ही होगा। पानी का प्रेशर नहीं है यहाँ पर, पानी का प्रेशर तो कहीं नीचे आएगा। या ये तो हम बिल्कुल पॉइंट कहाँ ले रहे हैं,
सरफेस के जस्ट ऊपर, सरफेस के जस्ट नीचे। तो यहाँ पर कोई पानी का प्रेशर नहीं है, कोई लिक्विड का प्रेशर नहीं है, केवल किसका प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी कह दो, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर है और कोई, क्योंकि एक ही लेवल है तो प्रेशर एक साइड। चलो और कुछ देखो, भेज दिया मैंने, इसकी टेंशन मत लेना। यहाँ तक H rho G इज इक्वल टू 2S बाय R। अब इसमें ना सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए क्या है। H तो वो हाइट है जहाँ तक लिक्विड चढ़ गया, रो डेंसिटी है लिक्विड की, G तुम जानते हो, S माने सरफेस टेंशन, R क्या है? किसका रेडियस? मेनिस्कस का रेडियस। जरा सोचते हो, मेनिस्कस कल आपने कैपिलरी ट्यूब पढ़ी, कैपिलरी ट्यूब आप कह रहे थे बिल्कुल एक इतनी पतली ट्यूब, इतनी पतली, इतनी पतली, इतनी पतली, बहुत ही पतली है ना। इट इज अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोन, जैसे हमने बात करी थी। अब इसमें मेनिस्कस बना और इस मेनिस्कस का रेडियस ज़्यादा नहीं हो गया, छोटे पे छोटा और होता जा रहा है। अब इस ट्यूब ये जो यहाँ पर ये थोड़ा सा ये ऐसा बनेगा, इसका रेडियस टफ नहीं हो गया हमारा। ट्यूब का रेडियस तो आप कहोगे तो मैं निकाल दूंगा, वर्नियर कैलिपर से निकाल दूंगा, मीटर गेज से निकाल दूंगा, लेकिन यहाँ इसका कैसे करूँगा? बचा मैं तो ये कैपिटल आर कहाँ से निकाल दूंगा? आप मेरे से बोलोगे कैपिलरी ट्यूब में बताओ सर पानी कहाँ तक चढ़ गया, मैं बोलूँगा H हाइट तक चढ़ गया। तो H का फॉर्मूला क्या है? तो हमने रख लिया 2S बाय R रो G। सारी बात समझ में आती है, मैं आपको सब चीज़ें दे दूंगा, लेकिन R कहाँ से लाऊंगा? R कहाँ से लाऊंगा? ट्यूब के अंदर लिक्विड का सरफेस ऐसे और इसका रेडियस, तब हो गया। एक काम करते हैं, थोड़ा रिप्लेस करते हैं, यहाँ तक लिख लो पहले, इस कैपिटल आर को कहीं ना कहीं हटाते हैं। बनाओ, सोच कर रहे हो। थीटा क्या है? थीटा क्या है? कौन सा? एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। किस किस के बीच में बनता है? लिक्विड के सरफेस के ऊपर डलने वाली टेंजेंट और सॉलिड विद इन द लिक्विड का ये बनता है थीटा। ये बनता है, अच्छा ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल इनके ऊपर परपेंडिकुलर जो रहते हैं उनके बीच में होता है। चेक करो ना, ये येलो वाली लाइन, ये येलो लाइन, इसके ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर है, और ये जो गया ये एरो टेंजेंट डाला है, टेंजेंट के ऊपर रेडियस परपेंडिकुलर। ये रेडियस किसका है? सॉरी कैपिटल आर। ये रेडियस किसका है? ये किसका है? मेनिस्कस का। ये रेडियस किसका है? कमाल कर दिया। ये रेडियस किसका है? फिर ये रेडियस ट्यूब का। तो छोटा आर क्या है? रेडियस ऑफ ट्यूब। भाई वो निकालना तो आसान है ना, वो तो हम निकाल लेंगे बड़े आराम से। तो रेडियस ऑफ ट्यूब है। क्या इन दोनों में आपस में कोई रिलेशनशिप है आपस में? क्या इनमें दोनों में रिलेशनशिप बनती है ना। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो स्मॉल आर बाय आर इज कॉस थीटा। तो कैपिटल आर किसके इक्वल आ गया? आर बाय कॉस थीटा। और हमें आर ही नहीं चाहिए, तो ये हम क्या कहते हैं? आर हटा लो, एच रो जी आर बाय कॉस थीटा करूंगा तो कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो h का फॉर्मूला बन गया 2s cos थीटा अपॉन r रो g अपॉन r रो g। थीटा क्या है? लिख लेना, एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट किस किस के बीच में बना है? फिर से देख लो। एक तो आ गया ये जो मेनिस्कस था, इसके ऊपर डली टेंजेंट, और ये हो गया सॉलिड सरफेस।
और लिक्विड के अंदर अंदर, बाहर नहीं, ये थीटा होगा, ठीक है जी। और इस सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, और टेंजेंट के ऊपर रेडियस परपेंडिकुलर। तो जो एंगल दो लाइंस के बीच में वो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में आ गया, तो ये भी थीटा हो गया। बाकी तुम्हारे सामने। अब आप एच देखो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन पर, थीटा पर, एंगल ऑफ कांटेक्ट पर, ट्यूब पतली है या मोटी है, यहां से कुछ निकलता है। चलो देखते हैं। H is equal to 2s cos theta upon r rho g। एक चीज नोट करते हो, ये देखो H R के इनवर्स में है, क्या मतलब है? आसान शब्दों में हिंदी में बताओ। रेडियस कैसे कम हो जाए? ना भाई ना, ऐसी चीजें बताओ, ऐसा मतलब। अच्छा, ये शब्द, जितनी पाइप हमारी पतली होगी, हाइट अटेंड उतनी ज्यादा होगी। कभी आप उसमें देखो, जो तुम्हारा थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर के अंदर यहाँ तो बल्ब होता है, इसमें मर्करी भरा रहता है। अब जो लिक्विड राइज करता है, जो मर्करी गर्म होने पर राइज करता है, वो कितनी मोटी ट्यूब होती है? कोई यहाँ होती है ट्यूब, पतली सी सेंटर में ट्यूब, सारे मर्करी में उठता है ऊपर, सारे इसमें उठता है क्या ऊपर? ये पूरी भरी हुई है मर्करी से? नहीं ना। क्या होती है? पतली सी ट्यूब होती है। पतली सी ट्यूब का क्या फायदा? अगर मर्करी गर्म होने पर एक्सपेंड करेगा, तो जितनी पतली ट्यूब होगी उतना ज्यादा ऊपर तक जाएगा। अगर मोटी ट्यूब होगी तो यहाँ से और यहाँ तक खत्म। अब लगा लो इसके बीच में 100 निशान। कैलिब्रेशन भी तो करोगे किसी तरीके से, निशान भी तो लगाने को चाहिए। पढ़ोगे कैसे? पास हो गए तो आपको तो लंबा सा थर्मोमीटर चाहिए, जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉपर तरीके से निशान लगा सको कि भैया कितना टेम्परेचर है, देख भी तो सकूँ मैं उसको। अगर वो फैला ही इतना सा, मोटी ट्यूब ले ली मैंने, इतना सा फैला, इतने से मैंने लगा लो 10-20 निशान, कैसे लगाओगे, कैसे पढ़ोगे उसको? इसलिए क्या हुआ, पतली ट्यूब ले ली तो लिक्विड का राइज ज्यादा दिखाई दिया। यहाँ पर भी ऐसे पूछा, जितनी पतली ट्यूब राइज उतना ज्यादा। लिख लो उसको, भूल जाओगे नहीं। स्मॉलर द ट्यूब, ग्रेटर विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द लिक्विड। We normally take theta for glass and water to be 0। प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, टैप वाटर नहीं है। प्योर वाटर में ग्लास और पानी का एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 होता है। तो cos 0 कितना होता है? 1। तो हाइट का फॉर्मूला क्या बन गया उस केस में? आर जी। आर क्या है? ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब। कुछ एंगल ऑफ कांटेक्ट का समझ में आता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट लिखता है साहब, देखो तीसरा नोट, हाइट एंगल ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करती है, cos थीटा पर डिपेंड करती है ना। रॉबिन, कल मैंने क्या बताया था? आदित्य गुरु, पूरा नाम बोला करेंगे। रॉबिन किसलिए? आदित्य गुरु। किसी चीज के लिए ऑप्टिव्स किया था हमने, नाम मर्करी और ग्लास के, मर्करी और ग्लास के। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो यहाँ तो cos नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ cos नेगेटिव आएगा तो हाइट भी नेगेटिव आएगा। क्या मतलब? हाँ, यस। और मर्करी एंड ग्लास थीटा कितना है? 140। चलो मैं वैल्यू नहीं डालता, मैं लिख देता हूँ ऑब्ट्यूज। थीटा कैसा है? ऑब्ट्यूज। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। तो हाइट कैसी आएगी? नेगेटिव। तो इंस्टेड ऑफ राइजिंग Hg will fall in the tube।
जिस दिन आपने एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ा था ना, आपने 2 डायग्राम बनाए थे, कल परसों की तो बात है। तो आपने वहां पर कैसा दिखाया होता है, यहाँ तक भरा हुआ था, मंगली को ऐसे गिरा दिया। डायग्राम देख सकते हो, आपके पास होगा शुरुआत में। क्लास किस करिए वो एंगल ऑफ कांटेक्ट ये क्या बनेगी। गोलाई दे रहे हैं तो पूरा देखे ना, देख ऐसे करें, कैसे बनाएंगे, सॉरी हाँ राइट। आप यहाँ पर ट्यूब दिखाई रहे हो तो ठीक से दिखा दो, समझ लेंगे हम, जूम इन कर रखते हैं आगे। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, H का फॉर्मूला है, बोलो बोलो, 2s cos थीटा। बेटा मेरे थोड़े एग्जाम में आना है, मैं तो पढ़ के भी पढ़ा दूँ। 2s cos थीटा कौन आ रहा हो, इसलिए तो बार बार लिख रहा हूँ, 3 पेज पे 3 बार लिख चुका हूँ, इसे याद कर लो साथ साथ। अगर मैं ट्यूब ले लूँ ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, क्या मतलब है, हमने सारी वैल्यूज ले ली, आर रो जी एस थीटा सब डाल दिया, हाइट आया 3 सेंटीमीटर, हाइट आया 3 सेंटीमीटर, कि भैया लिक्विड 3 सेंटीमीटर ऊपर तक राइज करेगा, बात ठीक है। अब हमने ट्यूब भी 2 सेंटीमीटर की ले ली, कुछ नहीं बदला हमने इसमें। जो लिक्विड जिसका सरफेस टेंशन एस था, थीटा जी सब कुछ हमें मालूम है, हमने क्या करा, 3 सेंटीमीटर हमें पता लगा कि लिक्विड कितना राइज कर रहा है इस ट्यूब में, 3 सेंटीमीटर, हमने ऊपर से 1 सेंटीमीटर काट दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, लिक्विड लिक्विड गिर जाएगा, लिक्विड बाहर निकल जाएगा, बताएं प्लीज। तीन सेंटीमीटर तक लिक्विड राइज कर रहा, हमने ट्यूब भी 2 सेंटीमीटर की ले ली। अब बुढ़िया कह रही है कि भैया ये तो गिर जाएगा, कैसे गिर जाएगा, इसमें बढ़िया चीज नहीं उतरी, ऐसी पतली पतली ट्यूब ले आओ, ड्राइंग रूम में टेबल के ऊपर रख दो, उस पर फाउंटेन बन गया बिना पैसे का, बढ़िया चीज नहीं हुई। देखो ट्यूब सामने लगा, करना कुछ पड़ नहीं रहा, हमने एच कैलकुलेट कर लिया, हमने देखा यार 3 सेंटीमीटर तक राइज करता था या 10 सेंटीमीटर तक राइज करता था, हमने 5-5 सेंटीमीटर तक काट दिया, तो ऊपर से फाउंटेन बन गया। गुड़िया कह रही है पानी गिरता रहेगा, पानी गिरता रहेगा, बढ़िया हो गया काम। ऐसे 25-30 लगा दे, ना मोटर लगानी ना बिजली लगानी, पानी ऊपर से गिरता रहेगा। फिर तो और बड़ा कुछ काम करो ताकि ये ट्यूब और लंबी हो जाए 1 मीटर की, फिर उसको 30 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर पे काट दो, ऊपर से पानी गिरेगा, नीचे जनरेटर लगा दो, बिजली बना लो, एक आध एलईडी तो चली जाएगा, फ्री की बिजली। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, द लॉ इज डिस्ट्रॉयड। तो बताओ कुछ तो सोचा है स्पेस का, मतलब पानी तो नहीं गिरना चाहिए, पानी अगर गिर जाता होता तो बढ़िया हो गया था। ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है। देखो जरा, इफ वी टेक ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, इफ वी टेक ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, पहले लिक्विड यूं राइज कर रहा, मैं थोड़ा छोटी ले लेता हूँ ट्यूब, पहले लिक्विड ऐसे राइज कर रहा था, तो ये इसका एंगल ऑफ थीटा था, यहाँ आके रुक जाता था लिक्विड राइज करते करते करते, यहाँ आके रुक जाता, तो हम कहते थे भैया ये सेंटीमीटर तक चढ़ गया। अब आपने ट्यूब भी छोटी कर दी, ट्यूब छोटी कर दी तो क्या होगा, ये लिक्विड जो ऐसे गोलाई में है, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, थोड़ा सा और ऊपर को धक्का लगेगा, थोड़ा सा और ऊपर को धक्का लगेगा, धीरे धीरे लिक्विड क्या करेगा, अपने आप को ऐसे करेगा। ऐसा करने से क्या हुआ है, ऐसा करने से क्या हुआ, देखो क्या बढ़ गया, इसको देखो, रेडियस में देखो,
देखो जरा, एंगल ऑफ कांटेक्ट का क्या हुआ, बढ़ गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया, थीटा डैश बिकम्स ग्रेटर देन थीटा। अगर थीटा बढ़ गया तो cos थीटा की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। cos थीटा की वैल्यू याद करो, 0। देख लो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो फिर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, बताना जरा क्या हुआ, समझाओ जरा, तो गड़बड़ हो गया। cos 0 1 होता है, फंस गए। अरे हो गया है, जवाब दो, एनालाइज। हाँ बोलो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम थीटा की बात कर रहे हैं। थीटा बढ़ेगा तो कॉस कम हो जाएगा, कॉस कम हो जाएगा तो राइट कम हो जाएगी, यानी वो पहले रुक जाएगा। बिल्कुल ठीक है। थीटा क्या हुआ, बढ़ गया, कॉस थीटा कैसा हुआ, तो राइट कैसी हो गई, तो ये थोड़े में सफिशिएंट हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। इसकी सरफेस फ्लैट, फ्लैट नहीं, ये कैसा हुआ। अभी मैं तुम्हें एक और चीज समझाऊंगा। अभी मैंने तुम्हें कैपिलैरिटी जो समझाया है वो सिर्फ प्रेशर से समझाया है, सरफेस टेंशन से समझाऊंगा, फिर ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी मैं क्या कहूँ। वो आजकल जो बुक्स आ रही है उसमें सरफेस टेंशन से समझा रहे हैं, मैंने तो सिंपल कैसे समझाया आपको, देखा था आपने, इसमें आसान भी लगा होगा। तुमने क्या करा था, 2s cos थीटा ये मैंने तो सिंपल आपको ऐसे समझाया। इसी चीज़ को राइज ऑफ कैपिलरी को सरफेस टेंशन से समझाऊंगा, बच्चों को आयंदो भी क्लास का मैं इसलिए नहीं कर रहा। तो फिर सरफेस टेंशन से जब समझाऊंगा तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी साथ साथ ही खत्म हो जाएगा कि ये क्या होगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल लिखो इसको, भी मैं भूल जाऊँ, अभी तो याद नहीं रहता, आर्टिकल रह जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कैपिलरी एक्शन बाय सरफेस टेंशन, बस मुझे याद रखना, टॉप करा करो। मैं बढ़िया, हाँ एक पेज छोड़ के पूरा नहीं कर, लिखा नहीं था, लिखो। अगर आपको ऐसे नहीं समझना, ऐसे भी कह सकते हैं। आपने पहले फॉर्मूला क्या लिखा था, कैपिटल आर क्या था, ये तुम जवाब दे रहे थे, मैंने अभी सोचा आर बढ़ गया है, ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं फ्लैट होता जा रहा है, जोर लग रहा है नीचे से ऊपर जाने के लिए, तो ये थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, थीटा छोड़ो, आर बढ़ता जा रहा है, इसका आर बढ़ता जा रहा है तो हाइट कैसी हो जाएगी, ठीक है, ऐसे भी समझ आगे चलो। डिटर्जेंट्स एंड सरफेस टेंशन। कल भी आपसे इस बारे में बताया था कि जो चीज पानी में हाईली सॉल्यूबल है, जो चीज पानी में हाईली सॉल्यूबल है, बहुत अच्छे से मिल जाती हैं, उनकी वजह से सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। और जो चीज की सरफेस टेंशन ज्यादा है वो फैलती कम है। याद, तेल के बारे में हमने बात करी, तेल और पानी में स्प्रेड कौन ज्यादा करता है, तेल अगर ज़्यादा स्प्रेड करता है तो तेल की सरफेस टेंशन कैसी है, कम है, कम। हमने उस दिन ऑइंटमेंट्स की बात भी करी थी, क्रीम लगाते हैं या फिर चोट पे कुछ चीज़ लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो थोड़ा सा लेते हैं और सारे में फैल जाता है, तो उसको बनाया ऐसा जाता है कि उसकी सरफेस टेंशन कैसी होती है, तो ये हाईली सॉल्युबल के लिए तो सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन सर्फ डालने से, सॉरी सर्फ बोल देते हैं, देखो ब्रांडिंग से ही कहते हैं हम लोग, ब्रांडिंग कहते हैं इसको। सर्फ, सर्फ क्या होता है, सर्फ तो कुछ भी नहीं होता, सर्फ तो ब्रांड है ना।
अगर वो पाकिस्तानियों को वीडियो देख रहे हैं तो वो भी कहते हैं सर्फ दो सर्फ दो। सर्फ क्या होती है? सर्फ इज अ ब्रांड। इतनी बड़ी ब्रांड बना दी है तो आप लोग सर्फ ही बोलते हो और बाद में तो सर्फ देते हो, कौन सा रील वाला। बाद में क्या जा रहा है? डिटर्जेंट। सर्फ तो खुद एक ब्रांड। चलिए हाईली सॉल्यूबल, स्पेरिंगली सॉल्यूबल। ये तो सुबह शाम एड्स आते हैं ना, दिमाग पे ऐसे छाप छोड़ते हैं। स्पेरिंगली सॉल्यूबल, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीज। 10th क्लास में थोड़ा बहुत आपने ये पढ़ा होगा कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है? हेयर पिन लाइन, चूड़े की पिन होती है ऐसे। क्या भी ऐसे देखो कैसे काम करते हैं, वो ऐसे यू शेप की पिन आती है। 10th का नहीं पढ़ा? अच्छा चलो कोई पढ़ा होगा। ऐसे नहीं होता है। अच्छा, डिटर्जेंट डालने से ग्रीस के दाग क्यों निकल जाते हैं? बताना जरा, बताओ। डिटर्जेंट डालने से ग्रीस वगैरह के तेल के दाग कैसे निकल जाते हैं? अगर आप वैसे धोते हो सिंपल पानी से या कुछ और तरीके तो नहीं निकलेंगे, लेकिन जब आप डिटर्जेंट डालते हो तो ग्रीस वगैरह के तेल के दाग निकल जाते हैं। ऐसा क्या होगा है? थोड़ा समझा दें डिटेल में प्लीज। मुझे पोलर नॉन पोलर पता नहीं, बता देना ऐसे ना ना बताइए। पोलर, अच्छा पोलर तो बता दो क्या होता है। पोलर तो बता दे। वो ऑयल हेड से ऑयल तेल के पास सब कुछ याद है। बोल टुकड़ा में बता दो। वाटर हेड के पास चले जाता है। ये दोस्ती करवा रहा है बीच में, ये दोस्ती करवा रहा है। ये जो मॉलिक्यूल है ना इसका, डिटर्जेंट का, इसका एक हिस्सा तो ऐसा बनाया जाता है जिसको एफिनिटी माने लगा हुआ है, जिसको पानी से लगा हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा जो हिस्सा होता है उसको ग्रीस से लगा हुआ है। ये पानी को दूर कराता है। तो अब होगा क्या, पानी और ग्रीस तो आपस में मिल नहीं रहे थे। इसने कहा बोला मैं तुम्हारी जो है बीच में दोस्ती करा दूँ। तो इसने दोस्ती कराने का काम किया, एक तरफ से ग्रीस को पकड़ लिया, एक तरफ से पानी को पकड़ लिया। जब आपने पानी को निकाला तो साथ में सर्फ भी निकला, सॉरी सर्फ बोली तो हमारा डिटर्जेंट भी निकला। डिटर्जेंट भी निकला तो वो साथ में क्या निकला? ग्रीस भी निकल गया। तो ये इसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा। ये दोनों चीजें लिख लेना और ये रिंग बना देना। बस काम क्या करो? स्पेरिंगली माने थोड़ा सॉल्यूबल, लेस सॉल्यूबल। सारा लिख ले, मैंने शॉर्टकट भी बता दिया सारा। समझ में आया कि नहीं? मैंने ही बताया था। तो पानी में नमक डालोगे तो पानी में हाईली सॉल्यूबल होता है नमक, तो पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देता है। जिस चीज़ की सरफेस टेंशन ज़्यादा, सॉरी उल्टा बोले मैं, ज़्यादा कर देगा। क्या कर देगा? ज़्यादा कर देगा। जिसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है वो चीज़ स्प्रेड कम करती है फैलती है। लेकिन पानी में हम क्या डालते हैं? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट डालने से क्या होता है? डिटर्जेंट पूरी तरह से नहीं घुलता है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल होता है। तो जब स्पेरिंगली सॉल्यूबल होगा तो उसकी सरफेस टेंशन को क्या कर देगा? कम कर देगा। और जिस चीज़ को कम कर देगा वो क्या करेगा? फैलता बोलता है। तो वो कपड़े के हर उस कोने तक पहुंच जाएगा जहाँ जहाँ गंदगी लगी हुई है, सारे में स्प्रेड करने में आसानी मिलेगी। इसलिए और फिर डिटर्जेंट का काम तुमने देख ही लिया, दोस्ती कराता है दोनों के बीच में। हटा दो। आपका हाइड्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया आज। लिक्विड्स इन मोशन, छोटे छोटे चैप्टर बड़े नहीं। आर्टिकल कोई नहीं छोड़ रहा हूँ, चाहे डिलीटेड है चाहे नहीं है। विस्कोसिटी, ये आपने उसमें पढ़ा होगा डायमेंशन वाले चैप्टर में। क्या क्या डायमेंशन थी इसकी? अरे वाह क्या बात।
बेटा रट्टू पक्का है। विस्कोसिटी बता दे कहते हुए। विस्कोसिटी फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में क्या है? वो पता नहीं, कोई बात नहीं, लिखो। देखो, whenever there is relative motion, whenever there is relative motion between different layers of the liquid, between different layers of the liquid, comma, an opposing force comes into play. An opposing force comes into play. An opposing force comes into play, which tries to destroy the relative motion. This phenomenon is called viscosity. And the opposing force which comes into play is called viscous force. Which is called viscous force. देखिए, अब लिक्विड के लेयर है, लिक्विड जो है लेयर्स में फ्लो कर रहा है। ये लिक्विड के एक लेयर के कुछ मॉलिक्यूल्स आ गए, ये दूसरी के आ गए, या लिक्विड लेयर्स में फ्लो कर रहा है। एक लेयर आ गई, दूसरी लेयर आ गई, तीसरी लेयर आ गई। क्या इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये मॉलिक्यूल इसको पकड़ रहे होंगे, ये इसको 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 इसको, सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा तो नहीं हो सकता ना ये लेयर निकल जाए और ये कुछ बोले ही ना, है ना? जैसे जैसे लिक्विड में नीचे आते जाओगे, लिक्विड की वेलोसिटी कम होती चली जाती है। बात ध्यान रखना, प्रेशर बढ़ता जाएगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के नीचे आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे तो लिक्विड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो लिक्विड की वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। तो ऊपर की लिक्विड की लेयर ज़्यादा फ्रीली मूव करती है, उसके नीचे वाली थोड़ी कम और कम। जैसे जैसे नीचे आते जाओगे नीचे आते जाओगे नीचे आते जाओगे तो आप देखोगे पानी की वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। पानी बोल देता हूँ मैंने कल भी बोला था, नहीं, ठीक है। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स और ये सारे मॉलिक्यूल्स और ये सारे मॉलिक्यूल आपस में किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हो। अब अगर ये कह रहा है मैं तो तेज भागूंगा, ये कह रहा है मैं वी वेलोसिटी से भागूंगा, तो क्या ये इसको भागने देगा? नहीं, ये भागेगा और ये खींचेंगे, ये भागेगा और ये खींचेंगे। तो क्या हो गया? दोनों की वेलोसिटी सेम तो है नहीं। हमने क्या वर्ड यूज किया डेफिनेशन में, चेक करो। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कब जीरो होती है? हम दोनों ए और बी एक ही वेलोसिटी से भागे तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? जीरो, क्योंकि 15 मिनट या आधा घंटा भी दौड़ते रहेंगे तब भी इसके बराबर भी खड़ा दिखाई देगा। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब चेंज इन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट ए की बी के साथ बदली? नहीं। बहुत देर दौड़ते 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 चले गए, ए अभी भी यही है, बी अभी भी यही। बी अपने लेफ्ट में देखता है, ए दिखाई देता है, ए अपने राइट में देखता है, बी दिखाई देता है। तो चेंजिंग की पोजीशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये तो पढ़ते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कौन डिस्प्लेस हुआ? कुछ भी। ए के हिसाब से बी की पोजीशन नहीं बदली, बी के हिसाब से ए की पोजीशन नहीं बदली, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी? जीरो। लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी सेम नहीं। एक की वेलोसिटी 12 है तो एक की वेलोसिटी कितनी? 10 है। ऊपर वाली लेयर तेज चल रही है, नीचे वाली लेयर धीरे चल रही है, उसके नीचे वाली और भी धीरे चल रही है। तो लेयर्स की वेलोसिटी सेम नहीं है, इसका मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन है, उनके बीच में कुछ रिलेटिव मोशन है। और ये जो फोर्स है, ये जो इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ये इस रिलेटिव मोशन को ही रोकने की कोशिश करती है। ये तेज भागेगी तो ये रोकने की कोशिश करेगी, ये तेज भागेगी इसको ये रोकने की कोशिश करेगी। तो लेयर्स की क्योंकि वेलोसिटी सेम नहीं है, इसलिए ये
रिलेटिव मोशन में है, एक तेज चलना चाह रही है, एक धीरे चलना चाह रही है, लेकिन इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? होता ही ऐसे ही है जैसे आप उड़े हुए जवान, ठीक है, हाथ पकड़ के हम भाग रहे हैं, मैं अपनी गति से भाग कहाँ पाऊंगा? तो तुम क्या करोगे? मुझे पकड़ के रखे हुए तुम भी अपनी स्पीड से भाग रहे हो, मैं अपनी स्पीड से भाग रहा हूँ, लेकिन तो आप क्या करोगे? आप मेरे मोशन को डिस्ट्रॉय करने की या रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे। ये भी तो यही है। चलो आज रेस लगा दो, क्लास खत्म होने से फिर नीचे वेट करेंगे। पानी कहाँ है? चलो है और क्या, पानी है तो क्यों गया? कॉज ऑफ विस्कोसिटी, कॉज ऑफ विस्कोसिटी लिख के दो। जो चीज मोशन को डिस्ट्रॉय करती है उसके लिए कुछ नाम नहीं रखा था पहले हमने, एक ऐसी फोर्स जिसके बार बार आप कहते थे कि ये मोशन को अपोज करती है, मोशन को अपोज करती है। फ्रिक्शन पड़ा था ना, ये भी तो लिक्विड फ्रिक्शन ही है, इसे लिक्विड फ्रिक्शन ही कहते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है इसमें और उसमें, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले देखो, इट इज द इंटरनल फ्रिक्शन, इट इज द इंटरनल फ्रिक्शन ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules of different layer, between molecules of different layer. जैसे जैसे मैं लेयर में ऊपर जाऊंगा वेलोसिटी क्या करेगी? बढ़े, है ना। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी मामूली सी ज्यादा दिखा दी। आप कैसे भी दिखा दो, इसको ऐसे दिखा दो, एक लेयर लिक्विड कैसे दिखा दी, दूसरी लेयर ये दिखा दी, तीसरी लेयर फिर ऐसे दिखा दी, और इसकी वेलोसिटी v प्लस dv है, इसकी वेलोसिटी v है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? v एक साथ दोनों के बीच का। तो आपकी मर्जी, आप कैसे दिखाते हो। ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड अपने पास करके दिखा देंगे, ठीक है। ये बनाना पड़ेगा आपको, तो मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, देखो। लिक्विड की लेयर का एरिया कितना ले लिया आपने? A, कैपिटल A। कहीं पानी फ्लो कर रहा है, बिल्कुल सबसे नीचे जाकर देखो, बिल्कुल सैंड के साथ लगे हैं, वहां पर मोशन ना के बराबर होगा। क्यों? सैंड के मॉलिक्यूल नीचे है तो पानी के मॉलिक्यूल को और अट्रैक्ट करते हैं, वो भी बांध के रखते हैं, तो नीचे मोशन ना के बराबर होता है, वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो ही रहती है नीचे। फिर जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं और ऊपर उठते हैं और ऊपर उठते हैं तो पानी का बहाव तेज होता चला जाएगा। सबसे ऊपर वाली सतह पर, सबसे ऊपर वाली लेयर पर पानी का बहाव सबसे तेज होता है, ठीक है। आगे इसका डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, केवल एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिजल्ट हम दे रहे हैं। देखो जरा, द विस्कस फोर्स which tries to destroy the relative motion between layers of the liquid. The viscous force which tries to destroy the relative motion between the two layers of the liquid is given by, नहीं इज करके लिखो, इज फोर्स किस पर डिपेंड करेगी? पढ़ा हुआ है फॉर्मूला भी बोला है, मास ए, और अरे तूने भी बोला था वो वर्ड, प्रेशर नहीं, इसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट।
वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब भी कोई चीज डिस्टेंस के साथ बदलती है, वेलोसिटी हो, प्रेशर हो। प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ पढ़ा हमने? याद है किसी? प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ा हुआ है। और कोई ग्रेडियंट पढ़ा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है जी, इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr। ये क्या था? ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। सेम रिलेशन अगले साल भी पढ़ने को मिलेगा अगर 12वीं में पहुंच गए तो। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और v होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी कहीं पर इट विल बी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। वही शब्द आएंगे। तो ग्रेडियंट वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब कोई चीज, वैसे ग्रेडियंट का सीधा सीधा मतलब स्लोप होता है ना? तो अगर मैं v और x के बीच में ग्राफ बनाता हूँ तो जो उसका स्लोप मिलेगा मेरे को वो क्या कहलाएगा? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट माने स्लोप, ग्रेडियंट माने स्लोप। याद रखा करो चीजों में। अब मैं इनको अगर कंबाइन कर दूं तो ये a इंटू डी वी बाई डी एक्स हो गया। और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करूं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसे बोलते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या सिंबल है ये? बहुत बढ़िया। और एक प्यारा सा माइनस साइन भी लगा दो, वो भी बता देते हैं कि क्यों लगा। थीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। And it is तो फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड कहने का मतलब लिक्विड की प्रॉपर्टी। और नेगेटिव साइन भी लिख लो। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इसमें लिख रहे हो क्या? Negative sign indicates that viscous force हो गया भाई? F आ गया माइनस ईटा ए dv बाई डी एक्स। अगर मुझे ईटा के डायमेंशंस निकालने हैं तो अब मुझे रखने नहीं पड़ेंगे। फोर्स होता है mlt माइनस 2, एरिया होता है l स्क्वायर, वेलोसिटी होती है lt माइनस 1, डिस्टेंस होता है l। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ml माइनस 1t। तो विस्कस फोर्स क्या है? एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जो लिक्विड के लेयर्स के रिलेटिव मोशन को रोकने की पूरी कोशिश करती है। ठीक है, किस तरफ लगता है? लिक्विड राइट को जा रहा है तो लेफ्ट को लगेगा, लिक्विड कहीं और को जा रहा है तो उसके ऑपोजिट। ठीक है, अच्छा अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, कहते हैं डिफाइन करो ईटा, डिफाइन करो ईटा। हम क्या करते हैं? एरिया को 1 ले लेते हैं, dv बाई dx को भी 1 ले लेते हैं। तो ईटा किसके बराबर आया? f के बराबर। ठीक, चाहो तो माइनस लगा लो। माइनस का केवल 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 ये मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और कोई मतलब नहीं। डेफिनेशन देखें, पहले हिंदी में समझ लेते हैं।
ईटा वो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है जो दो लिक्विड की लेयर्स के बीच में लगेगी, जिनका यूनिट एरिया है और जिनका यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसको और आसान कर दें। मान लो मैंने लिक्विड की लेयर ले ली, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरी लिक्विड की लेयर ले ली, इसका एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस निकालता हूँ, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, कितने डिस्टेंस पे, अगर मैं डिस्टेंस भी ले लूँ 1, तो कितना आया, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का चेंज आया। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसा हो गया, 1। वैल्यूज नहीं देते हैं इसलिए मैं दे नहीं जाऊँगा ना। dv by dx का वैल्यू कितना आ गया 1, और इसका एरिया भी मैंने कितना ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो इनके बीच में लगने वाली, पीछे को लगने वाली फोर्स विस्कस फोर्स कहलाएगी, और ये ईटा उसी विस्कस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, ये वैल्यूज बनते हैं ना, ऐसा नहीं बनता। तो मैं समझा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है कि वेलोसिटी 2 है, ये समझा रहा हूँ केवल मैं कि इन dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और ये dx क्या है, इन दोनों लेयर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो मैंने कितना ले लिया 1 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात? तो ईटा क्या हो गया, इसको 1 रख लिया और इसको 1 रख लिया। ईटा क्या है, ईटा इज द नेगेटिव माने बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स which acts on 2 layers, ठीक है, having 2 layers of the liquid having unit velocity gradient and unit area। because क्या चीज नहीं अलग होता नहीं है, अलग हम लेते हैं, हम जो इस लेयर का लेंगे उसी को तो इसका लेंगे। ऐसे तो लिक्विड फ्लो कर रहा है, एरिया तो कितना भी ले लो आप उसको, लेकिन हम यूनिट एरिया लेते हैं अपने साथ। Eta of a liquid is the backward dragging force. Eta of a liquid is the backward dragging force which acts per unit area, which acts per unit area between 2 layers of the liquid, which acts per unit area between 2 layers of the liquid having unit velocity gradient, having unit velocity gradient। having unit velocity gradient। ईटा की CGS यूनिट जो होती है POISE poise, और SI यूनिट होती है डेका पॉइंट्स। डेका माने 10। ये SI यूनिट। हो गया, टाइम देखो सर, आधा घंटा है। चलो 1 मिनट का ब्रेक, सांस ले लो, पानी में। सॉलिड फ्रिक्शन और लिक्विड फ्रिक्शन में, विस्कोसिटी को हम लिक्विड फ्रिक्शन भी कहते हैं ना, इनमें रिलेशनशिप क्या होगा, मतलब इनमें सिमिलैरिटी क्या है और डिससिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी क्या है, अरे वाली भाई जो भी थे, हाँ वो तो पानी भी गिला। चलो हाँ बताइए जरा, सिमिलैरिटी बताइए। दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, बिल्कुल ठीक है, ये मैं भेज दूंगा, टेंशन मत।
दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, ये भी और ये भी। मोशन इधर हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और तो सुबह सोच, हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों मोशन को अपोज करें। और देखो दोनों का कारण क्या होता है? मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, दोनों इस कारण से लगे, ठीक है ना। इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? एक मेजर डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा एरिया। जब आप सॉलिड फ्रिक्शन पढ़ते थे ना तो आप कहते थे ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। टायरों में से कई बार क्या होता है, हम लोग हवा भरवा लेते हैं, 30 प्रेस्क्राइब्ड हमने 40 करवा लिया, बढ़िया हो गया, बढ़िया नहीं हो गया, है नहीं नहीं इतना नहीं पड़ेगा, ऐसे 50 को नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने 30 का रिकमेंडेड था, मैंने 40 करा ली, बढ़िया है, गाड़ी खुदक के चलेगी, एवरेज भी बढ़िया देगी, एरिया ऑफ कांटेक्ट भी कम हो गया, फ्रिक्शन भी कम होएगा। कौन सा फ्रिक्शन कम होएगा? सोचा करो इन चीज़ों को, ऐसे ना करा करो। रिकमेंडेड टायर प्रेशर 30 के आसपास होता है, 30 है, सब कारों का अलग अलग, भारी कार अलग, हल्की कार अलग, ठीक है ना। तो 30-35 का रहता है, विदेशों में जाओगे तो 25 का ही रहता है ना। हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा करवा के रखते हैं, एवरेज अच्छी आती है उसकी। 32 रिकमेंड करेंगे तो हम 35 करवा देंगे। क्यों, ऐसा क्या हो रहा है उससे? कौन सा फ्रिक्शन कम हो रहा है? आप तो कह रहे हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट, पढ़ते थे पहले आप, है ना। ये डिफरेंस तो यहाँ चल जाएगा। जो सॉलिड फ्रिक्शन होता है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ तो आपने बोला फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया की, तो डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो है। यहाँ कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब नहीं हुआ करता था। सॉलिड फ्रिक्शन किसी भी वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये करता है, ये भी एक डिफरेंस। और एरिया वाली बात होगी भी वही रहेगी कि हम टायरों में हवा ज़्यादा कराने से क्या फर्क पड़ा, गाड़ी में एवरेज तो थी, ये तो कंफर्म है, और आप कह रहे हो फ्रिक्शन कम नहीं हुआ, फिर कौन सा क्या हुआ? एरिया पर डिपेंड नहीं करता, एरिया पर डिपेंड करता है। देखो टायर आपका ऐसे हो गया, पहले ऐसे चल रही थी गाड़ी, एरिया ऑफ कांटेक्ट तो बढ़ गया ना इस केस में कम हो गया आपका, ज़्यादा कम हो गया ना, तो लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट पर तो ये डिपेंड ही नहीं करता। फिर ये क्या चक्कर हो रहा है? आज का फिर से होमवर्क पढ़ा, लिखिएगा नहीं पढ़िएगा। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़िए जी, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो शायद कहीं इसका जवाब मिल जाए। हर चीज रटी रटे एक प्लेट में सामने आएगी तो मजा नहीं आएगा। रोलिंग फ्रिक्शन के बाद टायर तो रोल ही हो रहा है, टायर को गाड़ी खींचड़ थोड़ी लेगी, टायर तो रोल हो रहा है। अगर टायर रोल हो रहा है तो फिर ये इसका शायद जवाब मिल जाएगा। लिख लीजिए उसको भी, होमवर्क कभी ना कभी तो करोगे। जिस दिन शोर में चाहूँगा ना कि भैया आज अब क्लास में मत पूछना, जब तक करोगे उस दिन करोगे। उत्तर ही ये आपको भी कहा दिया हमने, साइकिल है, ठीक है, याद आ गया मेरे को। वैसे साइकिल के दोनों टायर आगे होते हैं, ऐसे घूमते, राइट। दोनों टायर में फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताइए। अगर ऐसा लगता कोई सवाल हो तो मैं पूछता है, मुझे नहीं मालूम, ये भी होमवर्क है, इसे भी लिखिए। दोनों टायर्स में फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताइएगा कि डायरेक्शन क्या है, ये भी लिखिए। ये भी होमवर्क का एक पेज बना लो ना यार, ना तो तुमने पानी पे तेल डाल के देखा, मैं ठंडे में ना गर्म पे, तूने करा? अच्छा तो इसका मतलब वीडियो में रिकॉर्ड के अंदर रखिए। अच्छा चलो हो गया भाई, मुल्कित हो गया, सब लिख लिया, लिखा नहीं इसमें करना क्या, वही तो कमाल कर, लिखना नहीं है, ये मुझे समझाना है
आप समझाइएगा कि अगर साइकिल आगे को जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इस पहिए पे और इस पहिए में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा। फोल्डिंग फ्रिक्शंस में है कि जो फ्रिक्शन होता है ये उस टायर के इनवर्स में होता है, रेडियस के इनवर्स में। मेरे को पता नहीं, मुझे बात में समझाइए तसल्ली से, बात में अभी नहीं। पहली क्लास में उसके पहली क्लास में बता रहे हो ना क्या था। ये किसने तुम लोगों को मैंने एक फोटो खींच खींच के भेज रहा हूँ, ये तो बेकार है। कभी तो ये बढ़ती नहीं, मैं वही सोचता हूँ, मैं डालता हूँ और आता नहीं है इसमें कुछ भी ऐसे। देखो इसमें भी यूनिट आ गई ना, इसमें भी यूनिट आ गई पॉइज ईटा की, पॉइसुले फॉर्मूला फॉर लिक्विड फ्लो, पॉइसुले's फॉर्मूला फॉर लिक्विड फ्लो in a narrow tube, in a narrow tube. In a narrow tube. ट्यूब के बीच में क्या दिखाया गया है, ये वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाया गया है। ट्यूब के बीच में लिक्विड जो है वो फ्री फ्लो करेगा तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे मैं दीवार की तरफ आता जाऊंगा, इसकी तरफ, इसके सरफेस की तरफ, तो यहाँ पर एडेसिव फोर्स आनी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ लिक्विड की लेयर कम स्पीड से चलेगी, यहाँ वाली थोड़ी ज़्यादा से, यहाँ वाली और थोड़ी ज़्यादा से, बीच में आते आते वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी और ऐसे ही होते वेलोसिटी प्रोफाइल हमने आपको बना दिया। पॉइसले फॉर्मूला से पता क्या लगता है, अगर मैं आपको कोई ट्यूब दे दूँ, मैं आपसे पूछूं बताओ 1 सेकंड में कितना लीटर पानी निकलेगा, 1 मिनट में कितना पानी निकलेगा, 1 घंटे में कितना पानी निकलेगा, अगर ये बताना हो तो हम इस फॉर्मूले की मदद से बता सकते हैं। ठीक है, लिख लो। अच्छा, इसकी लेंथ लिख लो L, इसका रेडियस लिख लो R, ठीक है, और यहाँ से लिक्विड एंटर कर गया, P1 प्रेशर आ गया और इधर से लिक्विड निकला यहाँ पर P2 प्रेशर। प्रेशर का डिफरेंस होगा जब तो लिक्विड आगे जाएगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा रहा होगा, यहाँ प्रेशर कम रहा होगा, तो लिक्विड इधर से इधर निकल जाएगा, तभी तो जाएगा। मैं कह रहा था कि जैसे यहाँ इसकी तरफ जाते जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, एडेसिव फोर्सेस के कारण क्या होगा, यहाँ पर लिक्विड की लेयर्स धीरे चलेंगी, फिर थोड़ा दूर जाओगे तो थोड़ा तेज हो जाएंगी और तेज हो जाएंगी, बीच में आते 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 वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। जैसे जैसे मैं सरफेस की तरफ जाऊंगा वैसे वैसे वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। बनाइए, लिखो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड थ्रू द पाइप, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड थ्रू द पाइप इज गिवन बाय A theta L। प्रेशर डिफरेंस, पानी यहाँ से यहाँ कब जाएगा, जब इसके पाइप के इस फेस पर प्रेशर ज्यादा होगा, इस पर कम होगा, और प्रेशर सेम हो गया तो लिक्विड फ्लो ही निकलने वाला है ना। तो ये जो P है आपका, ये बेसिकली क्या है, P1 माइनस प्रेशर का डिफरेंस। R क्या है, R क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, L दिख ही रहा है और थीटा दिख रहा है। ये एक बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, देखो अगर आप देखो फॉर्मूले में डाल दी गई हैं। यहाँ आज तो छुट्टी थी, सो के आया था 1 घंटा, यहाँ 16 बैठो हैं, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं। यहाँ देखो कोई भी चीज जब फ्लो करती है, चाहे वो करंट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स है या कुछ भी है, डिफरेंस की वजह से फ्लो करेगा ना। यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा, तो लिक्विड यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा। तो P1 माइनस टू इनिशियल फाइनल मत बोलो, पाइप में जहाँ से आपने
इसको पंप इन किया और जहाँ से पाइप में से पानी बाहर निकला, वो प्रेशर। अब देखो इसमें से कई सारी चीजें ऐसी, इसमें कोई नई चीज नहीं बता रहा, तो फॉर्मूला आ गया पाई बाई। अदरवाइज यहाँ पे जितनी हैवी मोटर लगाओगे, जितना जोर से पानी को यूं फेंकेगी, उतना ज्यादा पानी निकलेगा पर मिनट या पर सेकंड। जितना प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करोगे उतना ज्यादा पानी निकलेगा। ट्यूब मोटी होगी तो ज्यादा पानी निकलेगा, ये बता रहा। ट्यूब जितनी लंबी होगी उतना कम पानी निकलेगा, बहुत सारा पानी ट्यूब में रह जाएगा। और क्या बचा? ईटा माने विस्कोसिटी, जो गाढ़े लिक्विड्स हैं जैसे हनी और वाटर। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ऑब्वियसली इसकी विस्कोसिटी इससे ज्यादा है, इसकी विस्कोसिटी इससे ज्यादा है, ज्यादा गाढ़ा चलता है ना। अगर इसके अंदर चलाऊंगा तो हनी तेजी से निकलेगा या पानी? कहने की भी जरूरत नहीं कुछ नहीं, पानी ज्यादा तेजी से निकलेगा। पर सेकंड अगर आपसे बोलता हूँ कितना लीटर पानी निकला तो आप बता दो कितना लीटर पानी, ठीक है, समझ लो। इसको यहाँ पे लिख लो, वाटर फ्लोज faster than honey. करंट फ्लो कराने के लिए किसका डिफरेंस लेते हो? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ किसका डिफरेंस लेते हो? प्रेशर डिफरेंस। और क्या? ये सारी चीजें वही हैं जो अभी हमने बात करी, बस इसमें पाई बाई एक और लग गया, ये फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से डिराइव कराया। अदरवाइज फैक्टर्स तो वही आ रहे जो हमें समझ में आते हैं, है ना। पानी का नल ट्यूब लगा के कम खोलो, कम पानी निकलेगा पर सेकंड। अब जोर से खोल दो, प्रेशर का डिफरेंस बढ़ा दिया, प्रेशर डिफरेंस। आप अगर सोसाइटी में रहते हैं और सेकंड थर्ड फ्लोर पे रहते हैं तो प्रेशर का डिफरेंस आप फील कर सकते हो, थर्ड लेवल। और तेज पानी आता है, जो आपकी 13 मंजिल की बिल्डिंग में 13वें फ्लोर पे रहता हो उसको प्रेशर उतना तेज नहीं आता पानी में। क्यों नहीं आता? टंकी 10 फुट पे रखी हुई है ना। अब मान लो हम बिल्डिंग में 3 फ्लोर पे रहते हैं, मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, सृष्टि फर्स्ट पे रहती है और एक बच्चा ऊपर सेकंड पे रहता है। टंकी तो 10 फुट ऊपर रखी हुई है, तो पहले वाले के लिए पानी बड़ा धीरे धीरे आएगा, मेरे लिए पानी सबसे तेज आएगा क्योंकि 30 फुट से पानी नीचे आएगा। तो प्रेशर का डिफरेंस कैसा है? पानी ऊपर से तेजी से नीचे आएगा तो प्रेशर का डिफरेंस कैसा हो गया? ज्यादा हो गया, H रो जी ज्यादा। बहुत दिन पहले तुमसे मैं सवाल पूछ रहा था, स्टोक्स लॉ, ये छोटा एस लगा दे, स्टोक्स कि पानी की बूंदें अच्छा खासा ऊंचाई से गिरती हैं, फिर गोलियों की तरह हिट क्यों नहीं करती हैं, चोट क्यों नहीं लगती है? अब इनके जवाब देने शुरू। पैराशूट से आदमी कूदता है, क्या एक्सेलरेट करता है? अगर एक्सेलरेट करता है तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आता है? एक्सेलरेट नहीं करता तो आराम से नीचे कैसे उतरता है? कई सारे सवालों के जवाब अब धीरे धीरे इंग्लिश को, ठीक है। स्टोक्स देखिए, एक कंटेनर बनाइए, इसमें लिक्विड भर दीजिए, और इसके अंदर एक बॉल को रख दीजिए। जैसे बॉल को लिक्विड में डालोगे, बॉल गीली हो जाएगी। गीला होने का मतलब, फिर गीला होने का मतलब अब पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ चारों तरफ चिपक जाएंगे। पानी बोलिए चिपक जाएंगे। अब जो मॉलिक्यूल पानी के एडेसिव फोर्स के कारण बॉल से चिपक गए तो चिपक गए। अब ये बॉल अपने वेट की वजह से किधर गिरना शुरू करेगी? नीचे। जब बॉल नीचे गिरना शुरू करेगी तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इसके साथ चिपक गए, ये तो अब हटेंगे नहीं यहाँ से, कहते हम तो यहीं रहेंगे। जो साइड में मॉलिक्यूल रखे हैं पानी के, वो तो रेस्ट पर है, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो बॉल के साथ चिपक गए, ये बॉल के साथ साथ नीचे भागे। बॉल नीचे जाएगी या नहीं? बॉल नीचे जाएगी तो बॉल के साथ जो मॉलिक्यूल पानी के चिपक गए वो भी नीचे जाएंगे। वो तो नीचे जाएंगे, लेकिन जो इसके आसपास मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं वो तो वही है। तो इन दोनों में क्या सेम वेलोसिटी है? नहीं, ये चल रहे हैं और ये वहीं कहीं घूम रहे हैं।
तो इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, क्या है इन दोनों के बीच में? रिलेटिव मोशन। और जब भी दो लिक्विड के लेयर्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो कौन सी फोर्स लगेगी? विस्कस फोर्स लगेगी। आज चैप्टर ये शुरू कराएंगे। तो विस्कस फोर्स किधर लगेगी? बॉल जा रही है नीचे, विस्कस फोर्स लगेगी ऊपर। समझ आएगा? इसको यहाँ लिख लो, लिक्विड स्टिकिंग टू द बॉडी। विस्कस फोर्स किधर लगी? ऊपर। वेट बॉडी का किधर हुआ? नीचे। बोलो। सपोज we introduce a body. Suppose we introduce a body inside a liquid. Suppose we introduce a body inside a liquid. Some liquid sticks to the body. Some liquid sticks to the body. And as the body moves down, the liquid sticking to the body also moves down. Again. आगे लिखिएगा, the layers of liquid adjacent to, adjacent माने साथ में, adjacent to the body are at rest. The layers of the liquid adjacent to the body are at rest. That is, there is a relative motion. That is, there is a relative motion between layers of the liquid. और पुट्टी बाबू, जब लेयर्स ऑफ लिक्विड के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो विस्कस फोर्स लगेगा between layers of the liquid. Therefore, a viscous force comes into play. Which will act in a direction opposite to liquid flow, opposite to motion flow, which will act in a direction opposite to direction of motion. And the viscous force is given by eta r. और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है वो ये कि जैसे जैसे बॉल पानी में नीचे की तरफ जाएगी, इस पर नेट फोर्स नीचे को लग रहा है, तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो क्या बढ़ती जाएगी? विस्कस फोर्स भी बढ़ती जाएगी। इसका डेरिवेशन अगर आता है तो डायमेंशनल, एक पेज छोड़ना पड़ेगा आपको, डायमेंशनल फॉर्मूले से आप इसको करेंगे। कैसे करेंगे? सुनिए, फोर्स डिपेंड करता है बीटा पर, याद है? फोर्स डिपेंड करता है, इनको कंबाइन कर लें। इसका डेरिवेशन डायमेंशन तरीके से आएगा, और तरीका नहीं, ठीक है? बीटा का फॉर्मूला क्या था? रेडियस L लेंथ हो गई और वेलोसिटी हो गया -1।
सारे m इकट्ठे कर लो, l इकट्ठे कर लो, t इकट्ठे कर लो, पावर्स को इक्वेट कर लो, आंसर ठीक है। रेडियस ऑफ बॉल रेडियस ऑफ बॉल, आर लिख लेना, लिखवाया नहीं मैंने, रेडियस ऑफ बॉल, बॉल मत लिखो, बॉडी लिखो, रेडियस ऑफ द बॉडी। तो उसका पोजीशन हम लेंगे, फिर CM की लोकेशन वो ढूंढेंगे। कर लोगे, छोड़ दो, फाइनल कर लोगे इसको, कहाँ तक पहुँचा दोगे इसको? कांस्टेंट तो छोड़ ही दूंगा, मैं भर देता हूँ। चलो तीनों की वैल्यू कितनी आने वाली है, अभी तो फॉर्मूला लिख के आया। चलो इतना ही फर्क हुआ है बस इन 4-5 महीनों के अंदर कि पहले ये चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, विस्कस फोर्स समझना, उस टाइम विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लिखवाते रहे, पता नहीं क्या है ना। 60 फर्क पड़ गया ना 3-4 महीने में। 10th में क्या साइंस पढ़ी थी और अचानक से क्या बवाल हो गए। 10th में जो पढ़ी थी वो तो 1 महीने पहले खत्म हो गई थी। और जब भी तुम शोर मचाते थे और ये न्यूमेरिकल नहीं होते, न्यूमेरिकल नहीं होते, और आप देखना चाहे न्यूमेरिकल में नहा रहे हो, टर्मिनल वो याद था, वो पैराशूट वाला क्वेश्चन आने लगा धीरे धीरे। ये मैं भेज दूंगा, इसको लिखना है। करें शुरू, देखिए डायग्राम तो हमसे बना दो, याद रहेगा। हमने एक बॉडी को धीरे से किसी फ्लूइड में छोड़ दिया, फ्लूइड वर्ड यूज कर रहा हूँ, चाहे वो एयर है, चाहे वो पानी है, चाहे वो कुछ भी, ठीक है ना। फिलहाल मैं लिक्विड ले रहा हूँ तो लिक्विड निकाल रहा हूँ। इसका डेंसिटी है सिग्मा, इसका डेंसिटी है रो। अब इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस आप बताएंगे कौन कौन सी फोर्सेस पर लग रही है। एक तो mg लग रही है, ये लीजिए mg लग रही है, और होते रहिए। विस्कस फोर्स किधर को लग रही है? ऊपर को लग रही है। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आपने कितना लिखा? 6 पाई ईटा आर, अभी लिख के आया। और उसका क्या करना? एडेसिव फोर्स तो बॉडी के मॉलिक्यूल्स पे चिपक है, ओवरऑल बॉडी पर लग रही है। एक और फोर्स लग रही है ऊपर को, अप थ्रस्ट लग रही है। बना डायग्राम को बनाइए। विस्कस फोर्स को FV लिख लेते हैं ताकि और किसी चीज से कंफ्यूजन ना पड़े। लिखना नहीं कुछ भी है। 2/9 r²। मुझे इस फॉर्मूले तक पहुंचना है, क्या है ये समझते हैं। सुनिएगा प्लीज। देखो शुरुआत में क्या होगा, जब हम बॉल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो बॉल पर नीचे की तरफ लग रही है वेट, ऊपर की तरफ लगा अपथ्रस्ट और ऊपर की तरफ लगा विस्कस फोर्स, लेकिन ओवरऑल बॉडी नीचे को जा रही है। नेट फोर्स किधर लग रही है? नीचे। आप शुरुआत में देखें तो mg हमारे इस विस्कस फोर्स से और अपथ्रस्ट से ज्यादा है। अगर ऐसा है तो नेट फोर्स किधर को लगेगी? नीचे। अगर फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। एक्सेलरेशन भी किधर को होगा? वो भी नीचे को होगा। और एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो जो वेलोसिटी यहाँ से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। मैं एक बार फॉर्मूले लिखूंगा, देखिए मुश्किल नहीं आएगी, बहुत आसान से कर लेंगे आप। mg था, विस्कस फोर्स था, और क्या था? अपथ्रस्ट।
अगर आपको अपथ्रस्ट के बारे में थोड़ा बहुत याद हो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं एक बार फिर याद दिलाता। अपथ्रस्ट दो चीजों पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स। अभी देखो जो चीजें मैं रिवाइज कराता हूँ ना बीच बीच में, ये मेरा और तुम्हारा समय दोनों में खराब लेता है। तो तुम्हें याद होता तो मुझे जरूरत ही नहीं थी। ये सब चीज एक बार कर चुके तो पढ़ के आना चाहिए। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा अपथ्रस्ट करेगा, जितना ज्यादा डेंसर लिक्विड होगा उतनी ज्यादा अपथ्रस्ट। शहद में कॉइन डाल दो, पानी में कॉइन डाल दो, किस में पहले पहुंचे? पानी, क्योंकि शहद की डेंसिटी ज्यादा है तो अपथ्रस्ट ज्यादा लगाएगा तो आसानी से उसको नीचे नहीं आने देगा। आपने वॉल्यूम की बात करी, आप 1 किलो का लोहा ले लो और 1 ग्राम का इतना बड़ा बैलून ले लो, दोनों को पानी में घुसाओ, देखो कौन सा आराम से घुस जाएगा, इसमें कौन सी है ना। तो अपथ्रस्ट किस पर ज्यादा लगी? साइज पर। साइज किसका ज्यादा था? बैलून का। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स कितना है ना। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, हमारी बॉडी ऐसी तो है नहीं कि पानी में थोड़ी देर पहले बाहर थी फिर अंदर आई, हमने तो एक बार में डुबो दी। ऐसी तो स्थिति हमने ली नहीं कि हमने ऐसे रखा हुआ था अब धीरे धीरे नीचे जा रही है। हमने कहा हमने बॉडी को पानी में धीरे छोड़ दी। बॉडी शुरुआत से पूरी इमर्स्ड है, बॉडी शुरुआत से पूरी इमर्स्ड है। बॉडी अगर शुरुआत से पूरी इमर्स्ड है तो जो वॉल्यूम है वो तो पड़ेगा। आपने पूरी डुबो दी, जब पूरी डुबो दी तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड कैसा रहेगा? सेम। लिक्विड की डेंसिटी कैसी रहेगी? सेम। तो बॉडी पर लगने वाला अपथ्रस्ट कैसा रहेगा? भाई अगर मैं पहले कहता बॉडी इतनी डूबी हुई, फिर मैं इसको और डुबोता, फिर मैं और डुबोता, फिर पूरा डुबो लेता, तो ये केस बनता कि भैया लिक्विड, ये जो बॉडी है, बॉडी पर पहले इतने सरफेस पर अपथ्रस्ट लग रही है, फिर ज्यादा पे लगी, फिर और ज्यादा पे लगी, फिर पूरा डूब गया तो मैक्सिमम पे लगी। हम तो शुरुआत से मैक्सिमम की बात करते हैं, बात समझ रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इसकी तरफ नजर ना डालें, ये चेंज नहीं होगा चाहे बॉडी कहीं चली जाए। 9th क्लास से करते आ रहे हो चैप्टर। आपने पिछली बार भी मैंने डायग्राम बनाया था, स्प्रिंग बैलेंस ले लो, बनाया था ना पिछली क्लास में। स्प्रिंग बैलेंस ले लो, स्प्रिंग बैलेंस से बॉडी को पहले हवा में नाप लो, फिर थोड़ा सा पानी में डुबो कर नाप लो, फिर और पानी में डुबो लो, फिर पूरा पानी में डुबो लो। आप देखोगे बॉडी का वेट कम होता चला जाएगा। एयर में वेट था 10, थोड़ी सी डुबोई हो गया 9, और थोड़ी डुबोई हो गया 8, और थोड़ी सी डुबोई हो गया 7। अब इससे ज्यादा और नहीं होगा। अब इस बॉडी को यहाँ ले जाओ, 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 कहीं ले जाओ। बॉडी डूब गई ना एक बार, तो फिर अपथ्रस्ट पर कोई चेंज नहीं आने वाला। अपथ्रस्ट पर कोई चेंज नहीं आने वाला। अपथ्रस्ट किस पर डिपेंड करता है? बॉडी के वॉल्यूम पर और लिक्विड की डेंसिटी। लिक्विड मैंने बदलना नहीं है, लिक्विड मैंने बदलना नहीं है, और बॉडी की डेंसिटी चेंज, बॉडी के ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट चेंज होने वाली है, कुछ नहीं चेंज होगा। हाँ, बॉडी का जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगी। जैसे एक बलून ले लिया बड़ा सा, पानी में उसे डालिए, जाएगा आसानी से? नहीं जाएगा, नहीं, बॉडी चली जाएगी ना। बस इसका साइज छोटा है, उसका साइज बड़ा है। इसको ना तुम यार साइंस की तरह ना समझो बिल्कुल, मैं बार बार यही बात समझा रहा हूँ। मैंने क्या बोल दिया था? बलून पानी में चला जाएगा? ऐसे कैसे बोल दिया? ऐसे नहीं बोला, कोई बात नहीं, कोई तेरे काम की जरूरत है। अब बलून इतना बड़ा, कोई बात नहीं, गलती नहीं ढूंढते। ये बलून था बड़ा वाला, तो वो समझ में तो सही आया ना। बलून अगर इतना बड़ा है तो अब इतने सारे मॉलिक्यूल इसके नीचे आ गए। आप इस बलून को अंदर दबाने की कोशिश करोगे तो इस सारे मॉलिक्यूल नीचे से क्या करेंगे? बच्चा बात, इसका साइज बहुत बड़ा, साइज बहुत बड़ा है। जितना साइज होगा उतनी ज्यादा क्या लगेगी? ठीक है ना? ये बात समझ में? ठीक है, टाइम लगेगा। अभी खत्म कर देते, इसको लिखवाने का चक्कर नहीं करना। सुनो, तो हमने क्या देखा? इसको दोबारा करेंगे। नीचे को पहली बार में वेट ज्यादा थी और अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स जो ऊपर लग रहे थे वो कम थे, तो उसके मतलब नेट फोर्स किधर लगी? इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट काउंट करने का मतलब यहाँ जो वेलोसिटी थी वो यहाँ आते आते बढ़ गई, और बढ़ गई, और बढ़ गई, और बढ़ गई, और बढ़ गई। वेलोसिटी के बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? वेलोसिटी बढ़ रही है, ये तो बढ़ नहीं रहा, ये भी नहीं बढ़ रहा। वेलोसिटी बढ़ रही है,
वेलोसिटी बढ़ रही है तो पूरा फैक्टर बढ़ रहा है। एक विस्कस फोर्स बढ़ रही है, इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स बढ़ रही है, और तो सबसे सेम है। ऊपर वो वाली फोर्स बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये साइन बदलकर इक्वल में कन्वर्ट, ये बढ़ नहीं रहा, ये बढ़ नहीं रहा, वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये बढ़ रहा होगा, धीरे धीरे बढ़ते 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 एक टाइम क्या करेगा, इन दोनों का सम इसके बराबर आ जाएगा। जब इसके सम के बराबर आ जाएगा तो अब बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी हो गई, वेरी गुड, एक्सेलरेशन कितना हो गया, और इस समय बॉडी जितनी वेलोसिटी से चल रही है वो वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। और अब जब तक बॉडी नीचे आएगी तब तक इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे आएगी। अभी मैंने डिस्कस ही नहीं करा है, अदरवाइज जवाब दे दिया है। पैराशूट से जब नीचे कूदते हैं या वो बारिश की बूंदें जो गिरती हैं वो इस कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आते हैं, ना कि एक्सेलरेट करते हैं। अगर एक्सेलरेट करते हुए नीचे आते तो बहुत छोड़ जाते है ना। ये मोटा मोटा सारा बस इसको फाइनलाइज करके वो रिजल्ट निकालना रह गया, कराइए। यहीं से शुरू करेंगे, दोबारा प्लीज कंसिडर दिस एज नॉट डन। नीचे वेलोसिटी कहाँ बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, क्या नीचे की तरफ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, मतलब क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगी। फिर ये ग्रेटर देन का साइन थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, तो जब भी बराबर होगा तो नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो, एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो। चलती बॉडी की अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो जितनी वेलोसिटी से चल रही है आगे उसी से चलेगी, तो इस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी है, vt। अब ये नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, वेलोसिटी में चेंज होना नहीं, इसमें चेंज होना नहीं, इसमें चेंज होना नहीं है। तो अब ये नीचे किस वेलोसिटी से आएगी, इस कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से एक्सेलरेट करती हुई नीचे नहीं। पैराशूट पे भी जो आदमी होता है वो एक्सेलरेट करता हुआ नीचे नहीं आता, कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, इसको हम दोबारा करेंगे। स्टार्टिंग में तो किया, इसने भी किया, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जैसे ही पैराशूट खोला उसके बाद थोड़ी देर एक्सेलरेट करने के बाद वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, एक टाइम ऐसा आएगा वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे। ठीक है, पैराशूट में क्या करेंगे,